नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का बहुत स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करेंगे। आप भी फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम लोन रिकवरी या कर्ज वसूली के बारे में बात करेंगे और आपको इससे जुड़ी कोई जानकारी भी देंगे। क्रेडिट कार्ड, होम लोन, कार लोन आदि के लिए कई लोग ईएमआई भरते हैं और कई बार ईएमआई भरने में चूक जाते हैं। ऐसे में बैंक वसूली एजेंट भेजती है। वसूली एजेंट्स की सख्ती के कारण कई कर्जदारों ने आत्महत्या तक भी की, लेकिन देनदार के भी कई अधिकार हैं और कोई भी रिकवरी एजेंट उसे प्रताड़ित नहीं कर सकता। ईएमआई के संघर्षों से हर मध्यम वर्गीय परिवार जूझता है। कभी वसूली एजेंट का भी सामना होता है। इससे अधिकांश लोग घबरा जाते हैं, लेकिन एक उपभोक्ता के तौर पर आपके पास अधिकार है। कई बार बैंक के एजेंट रिकवरी एजेंट कर्ज चुकता करने के लिए दबाव डालते हैं। वहीं कई बार लीगल नोटिस और कुर्की की धमकी भी दी जाती है। एक देनदार के रूप में उपभोक्ता के कुछ अधिकार हैं। उन अधिकारों के बारे में आज हम आपको बताएंगे। ये भी बताएंगे कि एक वसूली एजेंट की बदसलूकी से किस तरह से आप निपट सकते हैं। ये ना भूलें कि बैंकों पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नियंत्रण है और वे अपने बकाया रकम की वसूली के लिए साहूकारों की तरह व्यवहार नहीं कर सकते। ये तो ठीक है, बुनियादी जानकारी। कर्ज से जुड़ी और तमाम जानकारी हमें देंगे हमारे आज के अधिवक्ता, कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता ऋषिपाल सिंह जी। ऋषिपाल जी, बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। जी नमस्कार। ऋषिपाल जी आपको बताएंगे तमाम कानूनी पहलुओं को और इससे जुड़ी कोई जानकारी आपको देंगे। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं और कानूनी राय ले सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुकी है, तो फोन लाइंस खुली हुई है। 0120612797 पर कॉल करिए या फिर 0120612796 पर भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। कर्ज वसूली से जुड़ी कोई जानकारी आप ले सकते हैं। कानूनी जानकारी और कानून की बारीकियों को समझने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। अगर आपका भी इससे संबंधित कोई भी सवाल है तो फोन करिए, नंबर घुमाइए और अपने सवाल आप हमसे पूछ सकते हैं। अधिवक्ता ऋषिपाल जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, जो कि इस विषय से संबंधित तफसील से आपको जानकारी देंगे। ऋषिपाल जी, सबसे पहला और महत्वपूर्ण सवाल यही कि सर, लोन रिकवरी या कर्ज वसूली की कानूनी परिभाषा हमारे दर्शकों को समझाएं। देखिए नेहा, जो अगर हम बात लोन रिकवरी की करते हैं या हम बात करते हैं कि किस तरीके से जो कानूनी प्रक्रिया जिसके अंदर लोन को ये माना गया है कि लोन रिकवरी जो है वो बैंक कर सकता है, तो उसके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आपको देखने की उसमें क्या चीज है। एक इंटरेस्ट हो कितना अमाउंट, जब कई बार क्या होता है कोई व्यक्ति बैंक लोन लेता है और बैंक लोन लेने के बाद कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति पैसे नहीं दे सकता, तो जब वो पैसे नहीं दे सकता तो ऐसी स्थिति में एक अमाउंट जो होता है वो बैंक की तरफ से या देनदार की तरफ से फिक्स किया जाता है। तो वो फिक्स वो अमाउंट जो है लोन रिकवरी अमाउंट करा जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि जितना आपने लोन मांगा है उस लोन के जो आपने लोन मांगा है तो वो लोन रिकवरी अमाउंट हो सकता है। जब लोन रिकवरी अमाउंट बैंक या उसके अधिकारी आपसे मांगते हैं, उसका जो कंप्लीट नोटिस देते हैं वो लोन रिकवरी होता है। और उस लोन रिकवरी में ना केवल ईएमआई होती है बल्कि आपकी जो आपकी जो इंस्टॉलमेंट होती है, इंस्टॉलमेंट के अलावा आपकी इंटरेस्ट भी होती है। तो लोन रिकवरी अमाउंट को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो लोन रिकवरी अमाउंट ना केवल ईएमआई बल्कि इंस्टॉलमेंट को लगाकर होता है। बहुत बार आपने देखा कानून में और बहुत से ऐसे क्लाइंट आते हैं जो इस बात को लेके झगड़ा करते हैं या इस बात को लेकर अपनी बात को कहते हैं कि हमारा जो अमाउंट पेंडिंग अमाउंट है या हमारी 4 इंस्टॉलमेंट है या हमारी 6 इंस्टॉलमेंट है या हमारी जो पैसे की अदायगी ये है, जबकि बैंक वाले जो है उससे बहुत ज्यादा पैसा वसूल कर रहे हैं और उससे बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे हैं। बैंक अक्सर जो डिमांड करता है वो जो कंज्यूमर है और जो बैंकर है उसके बीच में जो शर्तें तय हुई हैं, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट तय हुआ है, उस रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ जो एज ऑन डेट जितनी डेट के ऊपर वो जो नोटिस इशू करता है उस नोटिस के हिसाब से लोन रिकवरी अमाउंट तय किया जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि जो कंज्यूमर है वो ये देखे कि केवल ईएमआई नहीं बल्कि जो इंटरेस्ट है वो भी आपकी लोन रिकवरी का एक हिस्सा है। तो
तो जब वो लोन रिकवरी आपके पास आती है तो ऐसी जी। स्थिति में आपको देखना है कि किस तरीके से बैंक के पास जाएंगे हाँ। और अपनी इंस्टॉलमेंट को सेटल कराते हैं या उनसे कोई डिस्काउंट कराते हैं। जी सर, ये बताइए कि सरफेसी एक्ट क्या होता है और इसके तहत एक कर्जदार को क्या अधिकार मिलते हैं? देखिए, सरफेसी एक्ट जो है वो एक विशेष एक्ट है। सरफेसी एक्ट के आने से पहले की स्थिति मैं आपको बताता हूँ। पहले की स्थिति क्या थी कि बैंकर, जब बैंक किसी को लोन दिया करते थे तो बैंक का लोन देने के बाद की जो स्थिति थी वो बैंक के लिए बहुत लंबी स्थिति हो जाती थी, बहुत समय लगता था बैंक को उस प्रॉपर्टी का पोजेशन लेने में। तो उससे क्या था, जो क्रेडिट फैसिलिटीज जो बैंक को की थी वो बड़ी सीमित थी। तो सरफेसी एक्ट जो आया वो इसी प्रकार से, इसी विशेष तौर पे आया कि जो बैंकिंग कंपनीज है, जो कंपनी लोन देती है, बैंक है, अगर वो कोई कर्जदार उनके पैसे नहीं देता है तो वो सरफेसी एक्ट के अंदर प्रॉपर एप्लीकेशन जो है कंसर्न कोर्ट में मूव करते हैं और उनको बहुत जल्दी जो है प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा मिल जाता है। तो इसकी सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि जब बैंकिंग कंपनी को या जो लोन देने वाली कंपनी है उनको जल्दी कब्जा मिल जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो क्रेडिट फैसिलिटीज है, जो बैंकिंग फैसिलिटीज है, ये इसी वजह से बहुत तेजी से हमारे देश में बढ़ी है। क्योंकि पहले स्थिति काफी ज्यादा बोझिल थी और बैंकिंग सिस्टम जो था कि लोग, वो लोन कंपनियां देने वाली है, उनके पास अधिकार कम थे, तो लोगों को बहुत मुश्किल से लोन मिला करता था। लेकिन अब आप देखेंगे कि आपके फोन पे लगातार फोन आते हैं, बैंक खुद फोन करता है कि अगर आपका सिबिल ठीक है तो आप कार लोन ले लीजिए, पर्सनल लोन ले लीजिए, हाउसिंग लोन ले लीजिए। इसीलिए क्योंकि उनको पता है कि अब कानून है, अगर कोई कर्जदार उनका पैसा नहीं देगा तो वो बहुत जल्दी जो है उसके अगेंस्ट में सरफेसी एक्ट में एक्शन ले सकते हैं। जी ठीक है सर, ये बताइए कि कर्ज वसूली की बैंकों में क्या प्रक्रिया रहती है, कितने दिनों की नोटिस से कर्ज वसूली की शुरुआत होती है? देखिए नेहा, जैसे आपने अपने इंट्रोडक्शन में बताया, आपने इंट्रोडक्शन में ये भी बताया कि बहुत से लोग कर्ज वसूली वजह से परेशान रहते हैं। हाँ। और एजेंट उनको परेशान करते हैं। एक अगर उस बात को हम थोड़ा सा अलग करके बात करते हैं, हाँ। तो बैंक कभी भी जब किसी कर्जदार से कर्ज की वसूली की बात करता है तो वो तभी करता है जब कर्जदार उसको उसकी कर्ज की या उसकी जो किस्तें हैं उसकी अदायगी नहीं करता। जब जी। वो अदायगी नहीं करता और जब दो किस्तें, मान लो एक किस्तें हो गई तो कोई बात नहीं, दूसरी किस्त भी आपकी ड्यू हो गई तो बैंक आपको फोन करेगा, आपको रिमाइंडर देगा कि आपकी ईएमआई पेंडिंग है। जब कम से कम 3 किस्तें हो जाएंगी तो वो आपके अकाउंट को एनपीए कर सकता है कि आप लोग उसका कर्ज नहीं दे रहे। तब वो लोन की रिकवरी के लिए जो आपकी प्रोसीडिंग को आगे बढ़ाता है। लेकिन सामान्यतः अगर आप देखेंगे तो कोई लोन की पहली किस्त कोई नहीं दे रहा होता तो बैंक कोशिश ये करता है कि उसको संपर्क साधा जाए और उस व्यक्ति को उत्साहित किया जाए कि वो अपनी किस्त जो है वो चाहे देर से लेकिन वो दे दे, जिससे कि आगे का जो बैंकिंग का जो प्रोसीजर है, लोन अकाउंट है, वो लोन अकाउंट एनपीए ना हो। बैंक कभी नहीं चाहता कि उसकी जो अकाउंट है या उसकी जो लोन देने की क्षमता है या लोन जो प्रोसीजर है या लोन का जो उसका ग्राफ है वो एनपीए में तब्दील हो, यानी ऐसा अमाउंट तब्दील हो कि उनकी रिकवरी नहीं हो पाई। तो बैंक की हमेशा कोशिश रहती है कि किसी तरीके से टाइम से या कैसे भी करके जो किस्त, जो कर्जदार है उसकी किस्त दे दे। जब कर्जदार उसकी किस्त नहीं देता तभी बैंक जो है जो रिकवरी प्रोसीडिंग के अंदर जाता है। उसके बाद की जो प्रोसीजर है, जो आपने अपने इंट्रोडक्शन के अंदर बताया, वो तो बहुत अपने आप में कई बार गैर कानूनी भी होता है। ठीक है सर, ये बताइए कि कर्ज नहीं दे पाने की स्थिति में नीलामी के क्या नियम कायदे होते हैं और कैसे नीलामी होती है, प्रक्रिया क्या है इसकी? जैसे नियम बता रहे थे पहले कि जब कोई व्यक्ति कर्ज लेता है और मान लीजिए उसने 100 किस्तें तय की और 10 किस्तें, 15 किस्तें, 20 किस्तें उसने दे दी और उसके बाद वो किस्त लेना बंद कर देता है, तो ऐसी स्थिति में जब 2 किस्तों तक उसकी रुकती है तो बैंक उसको रिमाइंडर भेजता है, उसको बताता है कि भाई आपकी किस्त रुकी हुई है और कृपया करके आप अपनी किस्त को जो है टाइमली आप अलाउ कर दे दें, जिससे कि आपका लोन अकाउंट जो रेगुलर हो जाए। जी। जब 3 किस्तों तक ऐसा होता है, 3 किस्तों के बाद भी वो पैसे नहीं देता तो ऐसी स्थिति में बैंक के पास कोई ऑप्शन नहीं होता। बैंक क्या करता है कि बैंक उस अकाउंट को एनपीए करके और रिकवरी की प्रोसीडिंग के लिए कोर्ट में चला जाता है। और जब रिकवरी की प्रोसीडिंग के लिए चला जाता है तो उसके बाद जो प्रक्रिया है वो 2 तरीके से, एक सरफेसी है और दूसरा डीआरटी के अंदर जो स्पेशली इसी चीज की कोर्ट होती है, वहां पे रिकवरी का जाता है कि भाई इतना पैसा हमारा बाकी है और ये पैसा आप हमें दो।
और नेचुरली जब बैंक जाता है तो बैंक ना केवल उस पर ईएमआई लगाता है, बल्कि जब तक वो अपनी जो अपना क्लेम फाइल कर रहा है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उनका इंटरेस्ट जो तय है वो लगाता है, जो आरबीआई द्वारा तय है। और इसके अलावा जो लीगल चार्जेस होते हैं वो भी बैंक उसके ऊपर लगाता है। इनके बाद फिर बैंक क्या करता है कि जब आपको लगता है कि आप पैसे नहीं दे रहे, तो अल्टीमेटली जिस प्रॉपर्टी को उसने लोन दिया होता है उस लोन की नीलामी के लिए वो आगे बढ़ता है। नीलामी के लिए पहले नोटिस देता है कि भाई आप अगर नहीं देंगे तो हम आपकी प्रॉपर्टी को अल्टीमेटली नीलाम किया जाएगा। और फिर जब कोई और रास्ता नहीं होता तो जो नीलामी प्रक्रिया है उसके तहत जो है जो डीआरटी की जो वेबसाइट होती है और जो अखबार होता है वहाँ पे निकाला जाता है कि फला फला प्रॉपर्टी जो है वो एनपीए हो गई है, और पब्लिक को ये बताया जाता है कि उसकी नीलामी हो रही है। और हर व्यक्ति को जो भी मतलब इसकी बात व्यवस्था है उसको अधिकार होता है कि नीलामी की उस प्रॉपर्टी में जो वो प्रोसीडिंग है उसमें हिस्सा ले सकता है। अधिकांश ये प्रोसीडिंग जो होती है वो ऑनलाइन होती है, और इसकी जो मार्जिन मनी जमा करके उसकी नीलामी में हिस्सा लेके और वो प्रॉपर्टी को अगर व्यक्ति परचेज करना चाहे तो परचेज कर सकता है। ठीक है सर, आपने ये तो बताया कि देखिए नीलामी की प्रक्रिया क्या होती है और कैसे वैल्यू लगाई जाती है प्रॉपर्टी की, लेकिन अगर एक कर्जदार को ये लगे कि उसकी जो संपत्ति है उसकी कीमत कम लगाई गई है तो वो क्या कर सकता है और उसके लिए क्या कुछ प्रावधान? शिवपाल जी लगातार इस बात को बता रहे हैं कि आखिर अगर आपने लोन लिया है और जो एजेंट्स आपको परेशान कर रहे हैं तो किस तरह से आप उनसे निपट सकते हैं, और अगर आप कर्जदार हैं तो क्या कुछ आपके अधिकार हैं, इसके बारे में तफसील से जानकारी दे रहे हैं ऋषिपाल जी। ऋषिपाल जी, ब्रेक पे जाने से पहले जिस बात का जिक्र किया जा रहा था कि प्रॉपर्टी की वैल्यू कैसे लगाई जाती है, इस बात को तो आपने समझाया, लेकिन सर ये बताइए कि अगर एक कर्जदार को लगे कि उसकी संपत्ति की कीमत कम लगाई गई है तो वो क्या कर सकता है, क्या कुछ उसके अधिकार है, क्या कुछ प्रावधान है कानून में? देखिए नेहा, जब भी जो कर्ज वसूली की प्रोसेसिंग चालू होती है तो बैंक जब वैल्यूएशन लगाती है तो एक मिनिमम वैल्यू लगाती है। उस मिनिमम वैल्यू लगाने के बाद वो उसको ऑक्शन के लिए, पब्लिक ऑक्शन के लिए छोड़ देती है। यानी वो कम से कम वैल्यू जो वहाँ के अधिकारी जो सर्कल रेट होता है उसके हिसाब से वैल्यू लगाती है, और उसके बाद वो प्रॉपर्टी जो है उसको उससे ऊपर रेट में जो है ऑक्शन में बिक सकती है। अगर कोई व्यक्ति ये चैलेंज करता है कि उसकी प्रॉपर्टी जो है वो पब्लिक ऑक्शन में कम की बिकी है, तो ऐसी स्थिति में तो उसको खुद को अधिकार है कि अगर वो चाहे तो प्रॉपर्टी वो खुद खरीद सकता है। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि अगर किसी भी व्यक्ति को ये मिनिमम वैल्यू लगती है, उसके एक वैल्यूअर होता है, वैल्यूअर मार्केट वैल्यू के हिसाब से मिनिमम वैल्यू लगाता है, कम से कम इसकी वैल्यू ये होनी चाहिए। और जो मिनिमम वैल्यू लगती है वो अधिकांश से जो है आसपास की एक तो सर्कल रेट होता है, एक प्रॉपर्टी की जो अपनी जो बनावट है उसके हिसाब से होता है, उसकी लोकेशन होती है, और बाकी जो गवर्नमेंट वैल्यू के सारे नियम कानून है उन नियम कानून में को ध्यान में रखते हुए वो वैल्यूएशन लगाते हैं। अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि उसकी वैल्यू कम लगाई गई है तो उसको अधिकार है कि बैंक को रिवैल्यूएशन के लिए, लेकिन वो उसको अपनी कॉस्ट पे दोबारा रिवैल्यूएशन करानी होगी, और ऐसे में देखा जाएगा कि बैंक उसकी रिवैल्यूएशन वैल्यू को मानता है या नहीं मानता है। ठीक है सर, कर्ज वसूलने के लिए अक्सर देखा जाता है कि बाउंसर भेज दिए जाते हैं, धमकी दी जाती है, गाली गलौज की जाती है, दबाव बनाया जाता है, ये कितना जायज है? और क्या कर्ज वसूली के दौरान प्रताड़ना से बचने के लिए भी कोई कानूनी प्रावधान है क्या? नेहा जी, कई बार आपने देखा होगा जो आप कहते हैं या आपने सुना होगा किसी व्यक्ति की कर्ज अदायगी के लिए बाउंसर्स आ रहे हैं। ऐसा बहुत बार होता है कि जो बैंकिंग कंपनी होती है उनका पूरा एक एनपीए जो अमाउंट होता है उसको कुछ डिस्काउंटेड रेट में किसी दूसरी कंपनी को वो दे देते हैं। मान लीजिए 100 करोड़ हमें लेना था तो हमने 30 करोड़ 40 करोड़ या 20 करोड़ के अंदर आपको अमाउंट की जिम्मेदारी दे दी, इससे ज्यादा जो आप निकाल सकते हैं वो आपका अपना प्रॉफिट है। तो वो जो दूसरी कंपनी होती है वो अपने ऐसे जो बाउंसर्स हैं या जो ऐसे गैर कानूनी लोग हैं उनको भेजती है। निश्चित रूप से ये गैर कानूनी है। अगर कोई व्यक्ति किसी भी कर्जदार को परेशान करता है, अगर मान लीजिए किसी कर्ज लिया और किसी वजह से कर्ज नहीं ले सकता, तो किसी भी कंपनी को, किसी बैंक को या किसी और थर्ड पार्टी को ये अधिकार नहीं होता कि मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से किसी भी कर्जदार को परेशान करे। अगर वो कर्जा है और आपके पास ऐसे साक्ष्य हैं तो आप नजदीकी पुलिस स्टेशन में उसकी कंप्लेन कर सकते हैं और उसके खिलाफ जो आपके हरासमेंट की एफआईआर दर्ज होगी, और अगर ऐसे सेक्शन बनते हैं तो उनको उसका जेल भी जाना होगा। जी ठीक है सर, ये तो हुई बैंक से कर्ज की बात। अगर आपसे कोई कर्ज लेता है और पैसे देने में आनाकानी करता है तो उसके लिए क्या कानूनी प्रक्रिया अपनाई जा सकती है?
नोटिस कैसे और कब भेजा जा सकता है सर? देखिए, अगर कोई व्यक्ति निजी तौर पे किसी व्यक्ति को कर्ज देता है, हाँ। तो सामान्यतः आज के समय में जब कोई व्यक्ति किसी को कर्ज देता है तो वो कर्ज इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से 20,000 से ज्यादा अगर ट्रांजेक्शन होगी तो आप केवल ऑनलाइन ही ट्रांसफर कर सकते हैं, आप किसी को कैश कर्ज नहीं दे सकते। अगर मान लीजिए आपने ऑनलाइन ऐसे ट्रांसफर कर रखे और प्रूव होता है कि आपने किसी व्यक्ति को कोई अमाउंट ट्रांसफर किया है, इसके अलावा आपने कोई एंडोर्समेंट लिखवाया है या आपने कोई प्रोट लिखवा रखा है, तो उसके आधार पे आप एक लीगल नोटिस दे सकते हैं और बता सकते हैं कि ये पैसा मैंने आपको उधार दिया है और इतने समय के लिए दिया और अब आप मेरा पैसा वापस नहीं कर रहे। तो ऐसी स्थिति में आप लीगल नोटिस देंगे। लीगल नोटिस के बाद जो शायद केसेस को सबमिट ट्रायल करते हैं उसके रिगार्डिंग भी आप फुल सूट डाल सकते हैं कोर्ट के अंदर। तो ऐसी स्थिति में जो रिकवरी का जो दावा होता है, अगर ये सबूत आपके पास है, फॉर एग्जाम्पल प्रोनोट है, कोई हुंडी है, कोई चेक आपके पास है, तो ये सारे सबूत होते हैं जो साबित करते हैं कि किसी व्यक्ति ने आपसे पैसे उधार ले रखे। और ऐसी स्थिति में अगर आप कोर्ट में केस 138 का कोर्ट केस भी डाल सकते हैं और जो रिकवरी सूट है या जिसको आप समरी सारा सूट बोल सकते हैं वो भी डाल सकते हैं। और ऐसी स्थिति में वो सख्त सूट होता है, बहुत जल्दी जो है पैसा आपका वापस होता है। सर, आपराधिक मामला इस केस में कब दर्ज होता है? जैसे हम बैंक की बात करें तो बैंक से किसी व्यक्ति ने कोई लोन लिया, तो उसने लोन लिया और नहीं चुका पा रहा, तो ऐसी स्थिति में सिविल रिकवरी, इसमें कोई आपराधिक मामला नहीं है। लेकिन बहुत बार आपने सुना होगा कि कुछ लोगों ने जब लोन लेते हैं तो जो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट दे रहे हैं उन प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट काफी जालसाजी होती है। वो कोई व्यक्ति उस प्रॉपर्टी का मालिक नहीं है, आपने झूठे डॉक्यूमेंट कोर्ट में दे दिए। जिस दिन कोर्ट उसकी पोजीशन लेने जा रहा है उस दिन कोर्ट को पता लगता है कि प्रॉपर्टी तो उसकी है ही नहीं जी। और जो वैल्यूइंग कराई गई थी और जिसकी वैल्यूएशन थी और जो डॉक्यूमेंट थे वो डॉक्यूमेंट कोर्ट थे। तो ऐसी स्थिति में कोर्ट उनके खिलाफ में आपराधिक मामला दाखिल करता है कि आपने जो उनसे क्रेडिट लिया था या लोन लिया था, न केवल आपने पैसा छुपाया बल्कि जो आपने लोन लिया था वो जालसाजी के आधार से लिया था। और ऐसी स्थिति में उन व्यक्ति के खिलाफ जो आपराधिक मामला होता है। तो अभी लेटेस्ट आपने देखा कि नरेश अग्रवाल जी जो है जेट एयरवेज वाले, उनका भी आपने मैटर देखा कि किस तरीके से जो कैनरा बैंक के साथ उनका मामला था आपराधिक मामले में और बहुत सारे मामले जुड़े हुए। तो इन सारे मामलों को देखा जाता है, कई बार पीएमएलए भी इसमें एंटर कर जाता है। तो इन सारे मामलों को देखा जाता है कि अगर लोन लिया है और लोन लेते वक्त कोई कागज या कोई और डॉक्यूमेंट या कोई और तरीके से बैंक को या लोन देने वाले के साथ कोई जालसाजी की गई है तो ऐसी स्थिति में आपराधिक मामला दर्ज किया जाता है। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका ऋषिपाल जी। आपने बहुत ही विस्तार से हमें लोन की जो पूरी प्रक्रिया होती है उसके बारे में बताया और कैसे कर्जदार जो है वो लोन लेकर दब जाते हैं और उसके बाद किस तरह से उन्हें धमकी दी जाती है, कैसे उस प्रक्रिया से आपको उभरना है, तमाम चीज़ों के बारे में आपने बहुत विस्तार से हमें बताया। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ लीगल हेल्पलाइन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।